सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिड्स के पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है वो क्लोज्ड सिस्टम मौजूद होता है। क्लोज सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सबसे पहले तो सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद होता है जिसको ब्लड का नाम दिया जाता है। देन जो ब्लड है वो वेजल्स में से फ्लो कर रहा होता है जिनको हम ब्लड वेजल्स कहते हैं। और यहाँ पे रेड कलर के अंदर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ब्लड वेजल्स को देख सकते हैं। जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो किस तरीके से काम कर रही होती हैं? जो ब्लैक एरोज हैं यहाँ पे वो ब्लड के फ्लो को शो कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऊपर वाली वेजल्स मौजूद हैं उनसे ब्लड को आगे की तरफ पास करवाया जाता है। देन यहाँ पे ये जो सेक्शंस मौजूद हैं जिनको हम राउंड कर रहे हैं ये हार्ट हैं। ये लेटरल हार्ट्स होते हैं जो पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हार्ट्स जो हैं वो ब्लड को पंप करते हैं, पंप करके नीचे वाली वेजल में ले आते हैं और नीचे वाली वेजल इसको बॉडी में वापस बैकवर्ड ले जाती है। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में ये ब्लड यहाँ से मूव करता रहता है और इस ब्लड के ज़रिए से गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है क्योंकि इनके पास सिर्फ लेयर की मदद से, स्किन की मदद से सिंपली डिफ्यूजन जो करवाई जा रही होती है। डिफ्यूजन किस तरीके से करवाई जा रही होती है? अगर हम अर्थवर्म की एग्जांपल लें तो अर्थवर्म को अगर आपने देखा हो कभी तो इसकी जो आउटर लेयर होती है वो वेट होती है। जो हमारे पास बाहर ऑक्सीजन मौजूद होती है एनवायरनमेंट में वो इसकी फ्लूइड के अंदर चली जाती है और फ्लूइड से फिर बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। और इसी तरह से बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्किन में आती है और स्किन से उसको बाहर रिमूव करवा दिया जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ये सारा प्रोसीजर चल रहा होता है, कोई ख़ास सिस्टम इनके पास नहीं पाया जाता। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है और गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्किन की मदद से करवाया जा रहा होता है डिफ्यूजन के ज़रिए से। स्किन जो है वो मॉइस्ट कैसे रखी जाती है? स्किन को मॉइस्ट रखा जाता है सिलोमिक फ्लूइड की मदद से और साथ में म्यूकस की मदद से। इनकी जो स्किन होती है वो परमिएबल होती है जो डिफरेंट मटेरियल्स को पास होने की इजाज़त देती है। एनिलिड्स के अंदर जो लोकोमोशन पाई जाती है इनके पास दो तरह के मसल्स होते हैं। एक सर्कुलर मसल्स होते हैं जो सर्कमफ्रेंस के अलोंग होते हैं, जबकि दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो थ्रू आउट द लेंथ पाए जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर सर्कुलर मसल्स को दिखाया गया है और ब्लू कलर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आप देख सकते हैं। ये दोनों मसल्स मिलके काम करते हैं और इन दोनों के मिलके काम करने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। लोकोमोशन कैसे करवाई जाती है? ये इंटरेक्शन होता है मसल्स का और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का। ऑर्गन्स जो लोकोमोशन के लिए मौजूद होते हैं ये कार्टेनियस कार्टे मौजूद हैं, यहाँ पे सेटे मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम अर्थवर्म को देख सकते हैं और ये अर्थवर्म किस तरीके से मूव करता है हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो हर सेगमेंट के नीचे उसके पास सेटे मौजूद हैं। किया क्या जाता है कि पहले जो हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। जो सर्कुलर मसल्स हैं जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में बॉडी जो है वो थोड़ी सी बारीक और लंबी हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने अगले सेक्शन जो है अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे अर्थवर्म ने क्या किया, अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। जैसे ही उसने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया उसके कॉन्ट्रैक्शन करवाने के रिजल्ट में बॉडी की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। जैसा कि सेकंड डायग्राम, इसको हम फर्स्ट डायग्राम कह लेंगे, ये हमारे पास सेकंड डायग्राम है। जैसा कि हम सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा अर्थवर्म है उसकी लेंथ के अंदर इजाफा हो चुका है। जैसे ही लेंथ के अंदर इजाफा होगा वो क्या करेगा, वो जो सेटे होंगे इनको ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करेगा। जैसे ही ये पेनिट्रेट होंगे आगे वाले सेटिंग जो है उनको पेनिट्रेशन उनकी करवा ली जाएगी और उनकी पेनिट्रेशन की मदद से अब आगे वाली जो बॉडी है, जो बॉडी का आगे वाला पार्ट है, इसको लॉक कर लिया जाएगा। ये लॉक हो चुका है। अब क्या किया जाएगा, सर्कुलर मसल्स को रिलैक्स करवाया जाएगा और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाएगा। इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि बॉडी का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है।
तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं, जब इनको कॉन्ट्रैक्शन करवाई जाएगी तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की मदद से इसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बॉडी का जो आगे वाला सेक्शन है वो लॉक हो चुका है, तो इसकी लॉक होने की वजह से बॉडी आगे से तो पीछे को नहीं जा सकती है, लेकिन क्या होगा, बॉडी पीछे से आगे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जो अर्थवर्म है हमारा वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाएगा। तो इसके अंदर स्लोली जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उन वेव्स की मदद से ये बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू हो जाता है। जैसा कि एक ही अर्थवर्म की यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उनको दिखाया गया है कि फर्स्ट स्टेज में वो एक जगह पे मौजूद था, उसने पीछे वाले साइटे को लॉक किया, पीछे वाले साइटे को लॉक करने के बाद बॉडी के सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने क्या किया, पीछे वाले साइटे जो हैं इनको लॉक करवाया और जो सर्कुलर मसल्स हैं, जो बॉडी के अंदर सर्कुलर मसल्स हैं, उनको उसने कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से क्या हुआ, बॉडी की लेंथ के अंदर इजाफा हो गया। जैसे ही बॉडी की लेंथ के अंदर इजाफा हुआ, उसने आगे वाले जो सेटे थे उनको क्या किया, बॉडी के अंदर ज़मीन के अंदर जो है पेनिट्रेट करवाया, और पेनिट्रेट करवाते ही पीछे वाले सेटे को रिलीज़ किया गया, और पीछे वाले सेटे को रिलीज़ करने के बाद जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थे उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाई गई। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की मदद से क्या हुआ कि अब जो अर्थवर्म का साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो आगे से लॉक है, वो आगे से पीछे को नहीं आ सकता, पीछे से उसने अपने आप को फ्री किया है, तो वो पीछे की तरफ से आगे की तरफ बॉडी मूव करेगी, और इस तरीके से वो हर दफ़ा में, जैसा अगर आपने कभी अर्थवर्म को देखा हो तो वो साइज़ में छोटा हो जाता है और फिर बड़ा हो जाता है। इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। तो इसकी मूवमेंट में रोल कौन प्ले कर रहा है, काइटिनियस काइटे, या फिर इनको सेटे भी कहा जाता है। ये एम्बेडेड होते हैं सेक्स में या फिर पैरापोडिया में। पैरापोडिया क्या होते हैं, अगर हम अर्थवर्म के सेक्शंस को एंड से गौर से देखें तो एक इस तरह की राउंड स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको पैरापोडिया का नाम दिया जाता है, और इसी पैरापोडिया के आगे फिर जो है सेटे या काइटे मौजूद होते हैं। काइटे जो हैं लीच के अंदर एब्सेंट होते हैं, लीच के पास इस तरह का मूवमेंट का सिस्टम मौजूद नहीं होता। एनिलिड्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। कुछ एनिलिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं, जैसा कि अर्थवर्म की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास और लीच की एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा कुछ एनिलिड्स ऐसे होते हैं जिनके सेक्सेस सेपरेट पाए जाते हैं, जैसे कि नेरियस में होता है। इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, जबकि फ्री लिविंग ट्रोकोफोर लार्वा इनके लाइफ साइकिल में एक दफ़ा बनता है। और इस तरह का ये जो हमारे पास लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बरोइंग एक्टिविटी, एनिलिड्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना पाया जाता है जिसको हम बरोइंग एक्टिविटी कहते हैं। ये बरोइंग एक्टिविटी क्या होती है कि अर्थवर्म जो हैं ये मिट्टी की ऊपर वाली लेयर में पाए जाते हैं। अगर आप जानते हो तो अर्थवर्म मिट्टी को एज अ डाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को खाते हैं, उसके अंदर से जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हासिल किए जाते हैं, और जो मिट्टी होती है उसको वापस ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस तरह से ये जो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में मिट्टी को एक्सक्रीट करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से हवा जो है वो मिक्स हो जाती है। तो जो बरोइंग एक्टिविटी होती है ये अलाउ करती है ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ एयर इनटू द सॉइल। इसकी वजह से मिट्टी के अंदर ताज़ा हवा जो है वो मिक्स हो जाती है और वही फिर प्लांट्स के काम आती है। इट इम्प्रूव्स द ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये जो हमारी मिट्टी होती है उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसके अंदर आसानी के साथ पानी मूव कर सकता है। ये रूट्स को इस काबिल बनाते हैं कि आसानी के साथ रूट, क्योंकि इनकी बरोइंग एक्टिविटी की वजह से मिट्टी नरम हो जाती है, तो जो पौधे की जड़ें होती हैं उसके लिए आसान हो जाता है कि वो आसानी के साथ पेनिट्रेट कर सकती हैं, ज़मीन के नीचे ट्रैवल कर सकती हैं।
इसकी बर्निंग एक्टिविटी की वजह से सॉइल जो है वो मिक्स होती रहती है और सॉइल की मिक्सिंग की वजह से उसके अंदर अच्छे तरीके से एयर मिक्स हो जाती है। अर्थवर्म जो है ये मोस्ट एक्टिव जो है सेगमेंटेड वर्म है जो चर्निंग ऑफ सॉइल के अंदर इस्तेमाल होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिड है जो कि ये प्रोसेस कर रहा होता है और इसीलिए हम इसको नेचुरल फ्लो का नाम भी देते हैं। फ्लो कहते हैं हल चलाने को। हल चलाने का क्या मकसद होता है? किसान ज़मीन में हल इसलिए चलाता है ताकि वो मिट्टी को हवा के साथ मिक्स कर ले और उस मिट्टी को नरम बना दिया जाए, और ये दोनों काम अर्थवर्म बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको नेचुरल फ्लो कहा जाता है। एनालिड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास जो पहली क्लास है वो क्लास पोलिकाटा है। क्लास पोलिकाटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले उनके पास एक ख़ास हेड का रीजन होता है जिसकी मदद से हम उनको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंडली, हेड जो है उसके पास आंखें होती हैं, पल्प्स होते हैं और टेंटिकल्स होते हैं। इनके पास आइज़ होती हैं, आइज़ की मदद से ये इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास पल्प्स मौजूद होते हैं और टेंटिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सेक्सेस जो हैं वो यूजुअली सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स अलग अलग पाए जाते हैं। लोकोमोशन जो है वो पैरापोडिया की मदद से की जाती है। हर सेगमेंट के पास अपने फीट जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो उनकी मदद से ये आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक कौन सी टाइप के कि वो मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट गिव राइज टू द ट्रोकोफोर लार्वा, और इनकी डेवलपमेंट के दौरान ट्रोकोफोर लार्वा को एराइज किया जाता है। एग्जाम्पल्स में नेरियस, और जैसा कि यहाँ पे इमेज जो है वो नेरियस को देखा जा सकता है। और सेकंड हमारे पास कैटोप्टेरस आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वो कैटोप्टेरस का है। सेकंड क्लास जो हमारे पास आ जाती है वो क्लास ओलिगोकाटा है। ओलिगोकाटा के जो कैरेक्टर्स हैं, इनके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से सेगमेंट पाए जाते हैं। इनके जो सेगमेंट है यानी कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंट्स एक्सटर्नली भी देखे जा सकते हैं और इंटरनली भी उनको देखा जा सकता है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये होता है कि खुश्की पे जो है वो मौजूद हो सकते हैं, जबकि एक्वेटिक पानी के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं लोकोमोशन के लिए, इनके पास सेटे मौजूद होते हैं। हेड रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता या डिस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं होता, और इसलिए उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट का ये मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और उसी के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। इनकी डेवलपमेंट के दौरान किसी किस्म का कोई लार्वा नहीं बनता। इनके एग्जाम्पल्स में लम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस आ जाते हैं, फेरिटीमा पोस्ट्यूमा आ जाते हैं, और इसके अलावा बाकी तमाम अर्थवर्म्स जो हैं वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। क्लास हेरोडिनिया। क्लास हेरोडिनिया के जो कैरेक्टर्स हैं, इनमें इनकी बॉडी जो है उसके पास फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स की तादाद है वो ख़ास होती है, ना उससे कम पाए जाएंगे ना ही उससे ज़्यादा होंगे। सेगमेंट्स जो हैं उनके पास कुछ एडिशनल मार्किंग्स मौजूद होती हैं जिनको हम एन्युलाई कहते हैं। इनके पास किसी किस्म के कोई लोकोमोशन के ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। ये किस तरीके से मूव करते हैं? ये अपने सकर्स की मदद से मूव करते हैं, जो कि एंटीरियर एंड के ऊपर मौजूद होते हैं। इनके एंटीरियर एंड पे माउथ के साथ सकर्स मौजूद होते हैं। उन सकर्स को किसी भी सरफेस के साथ अटैच कर लेते हैं और उसके बाद बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। मोस्टली हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि दोनों सेक्सेस जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। डेवलपमेंट के दौरान ट्रोकोफोर लार्वा जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं और पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनके पास किसी किस्म का कोई डिस्टिंक्ट हेड मौजूद नहीं होता,
लीचेस जो है इनके पास काइटिनियस जॉस ज़रूर मौजूद होते हैं जो कि स्किन को पंक्चर करने का काम करते हैं ताकि वहाँ से ब्लड को इस्तेमाल कर सकें। इनके पास एंटीकोएगुलेट सिक्रीशंस भी मौजूद होती हैं ताकि कहीं से भी अगर स्किन को पंक्चर किया जाए तो वहाँ से फिर ब्लीडिंग जो है वो होती रहे, खून निकलता रहे और ये आसानी के साथ वहाँ से खून को इस्तेमाल कर सके। हाइरोडोम मेडिसिनालिस मेडिसिनल लीच को कहा जाता है। मेडिसिनल लीच क्या होती है, इसको ज़मीन के कुछ इलाकों में ऐसा ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फोक ट्रीटमेंट है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी इंसान को उल्टा लिटा दिया जाता है और उसकी कमर के ऊपर बहुत सारी लीचेस को छोड़ दिया जाता है। वहाँ से वो स्किन को पंक्चर करती हैं और ब्लड को इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद कुछ देर के बाद इन लीचेस को वहाँ से उतार लिया जाता है। इन कल्चर्स में ऐसा समझा जाता है कि बॉडी का जो खून साफ नहीं था या ऐसे उसके अंदर जो मवाद मौजूद था जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं था, सिर्फ उस मवाद को ये लीच इस्तेमाल करती है, जबकि जो पीछे खून बच जाता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेसिकली ये समझा जाता है कि जो बॉडी के अंदर गंदा खून पाया जाता है वो ये मेडिसिनल लीच इस्तेमाल कर लेती है, जबकि साफ खून पीछे बॉडी के अंदर बाकी बच जाता है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है एनालिडा का ये कंप्लीट हो जाता है।